तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, बाकी लोगों को भी जो कि पावरफुल थे उन्हें भी 99 स्पिरिट क्रिस्टल ही मिलते हैं। पर मूचेन यहाँ पर अपने क्रिस्टल्स को मार्क करके हेवनली रिवर में ही फेंक दिया था। पर जब सभी लोग बैप्टिज्म रिसीव करना शुरू कर देते हैं तो मूचेन भी बैठ जाता है। इस दौरान ये उन्हें सेंस कर सकता था। गरुड़ा जैसे लोग हंस रहे थे क्योंकि मूचेन के पास फिलहाल कोई भी क्रिस्टल था ही नहीं। अब आगे मूचेन यहाँ पर काफी खुश था क्योंकि 99 क्रिस्टल तो इसने फेंके थे। इसको मालूम था कि जो 100वां क्रिस्टल है उसको इतना आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ ज़ुयान, ज़ायो, गरुड़ा और लिंगजिंग वगैरह ये अपना बैप्टिज्म रिसीव कर रहे थे। ज़ुयान भी यहाँ पर अपने सॉवरेन स्पिरिचुअल बॉडी को रिलीज कर देता है। इसकी बॉडी का नाम था फायर गॉड सॉवरेन स्पिरिचुअल बॉडी, जिसका रैंक 34 है। मूचेन इसके बॉडी को देखकर एक गहरे ख्याल में चला जाता है। अब यहाँ पर इसकी नज़र पड़ती है लिंगजिंग के स्पिरिचुअल बॉडी पर। यह भी रैंक 28 का सॉवरेन स्पिरिचुअल बॉडी था, जिसे कि गॉड ऑफ जेड स्पिरिचुअल बॉडी कहा जाता है। और बड़ी बात यह थी इस बॉडी की कि मान लो फ्यूचर में अगर आप एक हायर लेवल की बॉडी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये बॉडी तुरंत ही एडजस्ट कर लेती है, यानी कि ये भी इवॉल्व हो सकती है। और वैसे इसका रैंक वैसे भी 28 है। हालांकि इस बॉडी के प्रैक्टिस करने के कंडीशन अनडाइंग बॉडी से भी ज़्यादा टफ थे। अब मूचेन यही सोचता है कि ज़ायो कौन सी बॉडी प्रैक्टिस करती है। ज़ायो के आसपास एक काफ़ी बड़ा सा फिगर प्रकट होता है जिसका शेप वुमेन के जैसा था और सांप के जैसे पूंछ थे। इतना तो ये जानता था कि जितने भी टॉप 99 रैंक के स्पिरिचुअल बॉडी है ये उनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन इस बॉडी से जो फ्लक्चुएशन बाहर निकल रहा था वो काफ़ी पावरफुल था। मूचेन सोचता है कि क्या ये स्पिरिचुअल बॉडी फ्लेम एम्परर ने खुद बनाया है, मतलब फ्लेम एम्परर क्या ही बंदे होंगे। तो आप समझ सकते हो ज़ायोन अलग ही बंदा है क्योंकि वो एक एल्केमिस्ट भी है, तो खुद से एक सेलेस्टियल बॉडी बना सकता है और ज़ायो के लिए उसने यहाँ बनाया भी है। इधर मूचेन गरुड़ा की तरफ देखता है और गरुड़ा मूचेन की तरफ। ऐसा लग रहा था मानो ये मूचेन को तुरंत ही मार देना चाहता है। गरुड़ा यहाँ पर बैठा हुआ था और इसके पीछे इसकी अनडाइंग बॉडी प्रकट होती है। अंतर बस यही था कि मूचेन की बॉडी का गोल्डन कलर था, वहीं गरुड़ा के अनडाइंग बॉडी का एक डार्क कलर था। मूचेन के अनडाइंग बॉडी के पीछे एक सर्कल दिखता है गोल्डन कलर का, इसका एक ब्लैक होल के समान था। पर जब गरुड़ा अपनी बॉडी को एक्टिवेट करता है तो मूचेन का जो अनडाइंग बॉडी था उसमें अपने आप हलचल मच जाती है, यानी कि वो अपने आप बाहर आना चाहता था। पर कैसे भी करके मूचेन इसे सप्रेस करता है। मूचेन को भी समझ में आ चुका था कि दोनों में से एक की अनडाइंग बॉडी डिस्ट्रॉय करनी ही पड़ेगी, दोनों में से एक ही जिंदा रह सकता है। और गरुड़ा कहता भी है कि बस मैं जैसे अपना बैप्टिज्म फिनिश करूंगा तुम्हारे अनडाइंग बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मूचेन भी कहता है कि तुम्हारे अनडाइंग बॉडी को मारना मेरे लिए एक सीढ़ी के समान है, तभी तो मैं ऊपर जा पाऊंगा। गरुड़ा हंसता है, तुम कैसे मारोगे, तुम्हें तो बैप्टिज्म भी नहीं मिला। मूचेन भी हंसता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बैप्टिज्म हार गया हूं, मतलब मुझे बैप्टिज्म नहीं मिलेगा। मूचेन यहाँ पर हैंड साइन मूव करता है और इसके नीचे से यानी कि हेवनली रिवर से एक ब्राइट लाइट यहाँ पर चमकने लगती है। सभी लोगों की नजरें अब इस लाइट पर पड़ती है। गरुड़ा भी सोचने लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है। सेम वहां पर ज़ायो, लिंगजिंग और 9 निदर का भी हाल था। ये भी हल्की सी सरप्राइज थी। पहले ने मूचेन के लिए सॉरी लग रहा था पर अब इन्हें समझ में आ गया था। और इस समय जैसे एंजल का एक हेलो रहता है गोल सा, ये मूचेन के सर के ऊपर दिखने लगता है। और इस पावर को देखकर ऐसा लग रहा था कि ज़ुयान जिसने कि 99 स्पिरिट क्रिस्टल इकट्ठा किए थे, सू किंग इन जिसने शायद 90 किए थे, इनको मिला भी दिया जाए तो भी इस लाइट के सामने वो बैप्टिज्म स्ट्रांग ही माना जाएगा। लोगों पर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये 99 रिवर क्रिस्टल से पावरफुल है, तो ऑब्वियस था कि 100th क्रिस्टल यही होगा, यानी मिला करके। मूचेन भी हंसता है कि हाँ मैं थोड़ा लकी था। ज़ायो जब इससे पूछती है तो ये बताता है। ज़ुयान भी यहाँ पर थोड़ा सा अनईजी फील करता है कि यार ये बंदा, इससे मालूम था कि अगली बार मूचेन इसके बराबर का होगा। अब मूचेन के ऊपर भी स्पिरिचुअल क्लाउड्स की बारिश होने लगती है, पर ये बाकियों से काफी स्ट्रांग थी। इसे लोग लेजेंडरी परफेक्ट बैप्टिज्म कहते हैं। यहाँ पर मूचेन का अनडाइंग बॉडी भी प्रकट हो जाता है। लोगों की नजरें कभी मूचेन की तरफ जाती तो कभी गरुड़ा की तरफ, क्योंकि इन्हें भी समझ में आ चुका था कि दोनों की सेलेस्टियल बॉडी सेम है। अब ये प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी मूचेन के माइंड बॉडी में एंटर करने लगती है। यहाँ पर ये पेन भी फील करता है, लेकिन समय के साथ इसका फ्लैश बॉडी काफी स्ट्रांग होते जाता है।
और जो भी इसके शरीर में घाव वगैरह थे वो ब्लैक फॉर्म के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इवन हिडन इंजरीज भी पूरी तरह से रिकवर कर जाती हैं। मूचेन अब अपने ड्रैगन फेनिक्स बॉडी को एक्टिवेट करता है। इसके ड्रैगन और फेनिक्स स्पिरिट यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं और ये भी बैप्टिज्म रिसीव करने लगते हैं और इनकी भी बॉडी पहले से काफी चमक रही थी, ये भी अपग्रेड हो चुके थे। इसकी अनडाइंग बॉडी भी उस पर एक अलग ही शाइन आ चुका था, कुछ पैटर्न भी बन जाते हैं। गरुड़ा तो यहाँ पर काफी गुस्सा में था। अगर इसे पहले से पता होता तो ये मूचेन को पहले ही मार देता, पर फिर भी गरुड़ा जानता था कि इस बैप्टिज्म से जो डिफरेंस था इसके और मूचेन के बीच में वो भरा नहीं जा सकता। मूचेन इधर एक गहरी सांस ले रहा था, ये समझ रहा था यार ये गरुड़ा, इसके अंदर क्या ही पेशेंस है, ये अभी भी मुझ पर अटैक नहीं किया, टफ अपोनेंट तो ये है। मूचेन अब अपने को शांत करता है और बैप्टिज्म पर फोकस करता है। और मूचेन एक चीज जान चुका था कि हेड ऑन फाइट में गरुड़ा को हराना मुश्किल होगा, और ये सोच भी लेता है क्योंकि गरुड़ा बहुत लंबे समय से अनडाइंग बॉडी को प्रैक्टिस कर रहा है, तो मेरे पास समय कम है, मुझे अनडाइंग बॉडी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इधर इसकी अनडाइंग बॉडी थोड़ी एक्सपैंड होने लगती है। इधर धीरे धीरे बाकी लोगों के भी बैप्टिज्म कंप्लीट हो चुके थे। 9 इधर भी ग्रेड 9 के फुल लेवल पर एंटर कर जाती है। वही जायो जायो, लिंगजिंग, जूयान और गरुड़ा वगैरह ये चाहते तो ऑर्थली सॉवरेन पर पहुंच जाते, पर ये अपने पावर को जानबूझ करके सप्रेस कर लेते हैं ताकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर ये ब्रेक थ्रू करेंगे। इधर मूचेन भी फाइनली अपनी आंखें खोलता है। लोगों को भी यही लगता है कि ये भी सॉवरेन 9 के पिनैकल पर पहुंच गया होगा, पर लोग खुश नहीं थे कि यार ये इसी लेवल पर पहुंच पाया परफेक्ट बैप्टिज्म के बावजूद। पर फिर ये डिस्कशन करने लगते कि यार ये शुरू में वैसे भी ग्रेड 9 के इनिशियल लेवल पर ही तो था, पर बाकी लोग रियलाइज करते हैं कि मूचेन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अभी भी स्ट्रांग होते जा रही है। मूचेन की बॉडी में लगातार इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आगे बढ़ती फिर पीछे आती, ये प्रोसेस कई बार चलता है और ऐसा लगता है कि ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी मूचेन के लिए कम पड़ जाती है। मूचेन अभी भी कंप्लीट ग्रेड 9 से शायद थोड़ा पीछे रह जाता है और इसका अनडाइंग बॉडी भी जैसे जायो जायो को लगता है उस लेवल तक यानी परफेक्ट डिग्री तक नहीं पहुंच पाता है। ये सोचने लगती है यार यहाँ पर तो स्पिरिचुअल एनर्जी पर्याप्त मात्रा में है, पर मूचेन के साथ ऐसा क्यों हुआ। जायो जायो वगैरह एक सहानुभूति की नजर से मूचेन की तरफ देख रही थी, पर मूचेन एकदम शांत था। उधर गरुड़ा हंसते हुए कहता है लगता है कि तुम्हारा लक काफी खराब है। मूचेन भी कहता है हाँ यार। गरुड़ा फिर से कहता है मुझे लगा था कि हमारा एक टफ बैटल होगा, पर शायद अब वो अवसर भी तुम्हारे पास नहीं है। सबको यही लगता है कि मूचेन का बैप्टिज्म इनकम्प्लीट रह गया। स्ट्रेंथ मूचेन का काफी बड़ा, पर ये अभी भी जो सॉवरेन 9 स्टार का पीक होता है जिसको कि हम कंप्लीट कहते हैं उसको बस टच कर पाया था, और बाकी लोग इस कंप्लीट के भी एकदम टॉप लेवल पर थे। गरुड़ा मनी में सोचता है कि यार ये बंदा ये बदतमीजी बंद नहीं करेगा, अभी तो नहीं। फिर ये मूचेन से कहता है उम्मीद है कि जल्दी ही मैं तुम्हारे अनडाइंग बॉडी को डिस्ट्रॉय करूंगा। मूचेन भी हंसता है और कहता है श्योर। गरुड़ा को तो ये लग जाता है कुछ तो गड़बड़ है, और इधर गरुड़ा इसके बाद यहाँ से निकल जाता है। इधर जूयान पहले मूचेन की तरफ देखता है, फिर जायो जायो की तरफ, उसके बाद ये भी यहाँ से निकल जाता है। सो किंग ये भी मूचेन को एक स्माइल देती है क्योंकि ये मूचेन में थोड़ी इंटरेस्टेड थी, पर भाव न मिलने के कारण ये भी यहाँ से गायब हो जाती है। धीरे धीरे करके सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मूचेन का अगला टारगेट हिडन स्क्रिप्चर पवेलियन था, जहाँ पर इसे अनडाइंग बॉडी का इवोल्यूशन मेथड मिल सकता था। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और मूचेन जायो जायो को बताता है जब थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं कि यहाँ के बाद अगर हम थोड़े भी आगे गए तो जो 5 हॉल मास्टर्स हैं उनका रीजन पहुंच जाएंगे, यानी वो शुरू हो जाएगा। इस दौरान मूचेन वगैरह को याद आता है कि 4th हॉल मास्टर वो तो नॉर्दर्न रीजन में ही मारे गए थे, लेकिन इनके पास मैप था, पर उसमें भी ये जो 5 हॉल्स थे इनके बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं था, तो इन्हें अपने से ही इसे ढूंढना पड़ेगा। ये लोग चिंतित थे। तभी जायो जायो बोलती है कि मुझे थोड़ा बहुत हिडन स्क्रिप्चर पवेलियन के बारे में पता है। ये लोग सोचने लगते हैं। अब ये हंस के बताती है कि एक बार फादर बात कर रहे थे मास्टर के साथ, तब मैंने सुना था। बस उन्होंने इतना ही कहा था कि हिडन स्क्रिप्चर पवेलियन काफ़ी स्ट्रेंज है, बहुत कम ही लोग उसमें एंटर कर पाते हैं। कहने का मतलब सीधा था कि हिडन स्क्रिप्चर पवेलियन अपने आप में एक सैक्रेड आर्टिफैक्ट है। लोग थोड़े बहुत सहम जाते हैं, मतलब वो अटैक वगैरह करता होगा, पर जायज़ वो बताती है वैसा कुछ नहीं है, वो हमसे छिप भी सकता है, इसीलिए तो उसका नाम हिडन पवेलियन है। अब ये लोग सोचने लगते हैं क्योंकि यार वो सैक्रेड आइटम है, छिप जाएगा तो हम ढूंढ कहाँ से पाएंगे। फिर से जायो जायो बोलती है कि अरे उसको हेवनली एम्परर ने बस सजावट के लिए थोड़ी रखा है, एक टेस्ट होगा, अगर हम उसे पास कर गए तो एंटर कर पाएंगे। मुझे भी नहीं पता कि वो टेस्ट क्या है,
लेकिन इतना पता है कि टेस्ट शुरू हो चुका है जब हम इस एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस में एंटर किए थे तभी से। और ये ऐसा भी बताती कि एक तरह से डेस्टिनी है या फेट तुम कह सकते हो। अगर तुम्हारा फेट होगा तभी तुम एंटर कर पाओगे, नहीं तो फिर हमें एक हेवनली सॉवरिन की जरूरत पड़ेगी अगर हमें उस हिडन पवेलियन को ढूंढना है तो। मूचेन तभी कहता है कि यार फिर उसे छोड़ते हैं, पहले हम 5th हॉल में एंटर करते हैं, अगर कुछ मिल पाए तो। आगे जब ये बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक स्पिरिचुअल एरे था और इससे पार करके ही आप 5th हॉल में एंटर कर सकते हो। और ये जो एरे था एक एंट्रांस की तरह था 5th हॉल के अंदर जाने के लिए। सभी लोग बिना रुके इसमें एंटर कर जाते हैं, पर यहाँ का जो स्पेस था थोड़ा डिसओरिएंटेड था, तो जायो कहीं और निकलती, बाकी लोग भी अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। इधर मूचेन को दिखाया जाता है, इसके सामने एक काफी बड़ा सा हॉल दिखता है और उसके अंदर में भी जब ये जाता है तो इसे एक लोटस थ्रोन दिखता है जहां पर एक काफी सुंदर फ्लावर था। मूचेन इसे देखते ही पहचान जाता है कि ये मंडेला का ट्रू फॉर्म है, एंशिएंट मंडाला फ्लावर, मंडाला की एक्चुअल बॉडी। अब ये जो फ्लावर था उसमें से इसका एक ब्रांच टूटा हुआ था। मूचेन समझ चुका था इसी के माध्यम से मंडेला यहाँ से बाहर निकली थी। इसे लगा भी नहीं था कि इसे इतनी आसानी से मंडेला की एक्चुअल बॉडी मिल जाएगी। मूचेन खुद को शांत करता है और आसपास देखता है तो कई सारी हड्डियां बिखरी हुई थी, और जब ये ध्यान से देखता है तो ये हड्डियां बिखरी नहीं थी बल्कि इन्हें एक पैटर्न में सजाया गया था। ये क्रॉस लेग्ड बैठी हुई थी, ऐसा लग रहा था किसी एरे को बना रही हूँ। शायद ये मंडेला ने बनाया होगा ताकि इसकी एक्चुअल बॉडी को कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए। और यहाँ पर ये मंडेला को उसके जेड को यूज करके बुला भी नहीं सकता है, क्योंकि जब तक हेवनली एम्परर के मौसोलियम में यहाँ नहीं पहुंचेगा, यानी जहाँ शायद वो मरे थे, तब तक मंडेला को ये बुला नहीं सकता। अब मूचेन यहाँ पर वो जो 2nd हॉल मास्टर का इसे सील मिला था कमांडर वाला, उसे बाहर निकालता है। और मूचेन को ऐसा लगता भी है कि कोई बड़ा पावर है जो पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा है। शायद वो हिडन स्क्रिप्चर पवेलियन ही है। शायद हिडन स्क्रिप्चर पवेलियन इसको टेस्ट कर रहा है कि क्या मूचेन मंडेला की बॉडी को सक्सेसफुली निकाल पाएगा कि नहीं। अगर शायद ये सफल हो जाए तो इसे मौका मिल सकता है हिडन स्क्रिप्चर पवेलियन में एंटर करने का। अब फिलहाल ये खुद को शांत करता है। आसपास जब ये ध्यान से देखता है तो यहाँ पर लिखा हुआ था 1st, यानी कि ये जो हॉल था 1st हॉल मास्टर का था। अब ये सब सोच ही रहा था तभी यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन होता है और इसके आसपास का स्पेस बदल जाता है। अब ये खुद को एक माउंटेन पर पाता है और उसके सामने 2nd हॉल दिखाई देता है। काफी तेजी से अंदर जाता है जहां पर इसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है जिसे ये खोल ही नहीं पा रहा था। तभी इसके दिमाग में ख्याल आता है और ये तुरंत ही वो जो गोल्डन टोकन मिला था ड्रैगन का उसे बाहर निकालता है और एक चाबी की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करके अंदर एंटर कर जाता है। मूचेन की नजर इस महल के आखिरी कोने पर थी, या सीधा बोले तो गहराइयों में, जहां पर एक थ्रोन था और एक फिगर बैठे हुए थे पर्पल रंग के कपड़े पहनकर। हालांकि वो एक शैडो के फॉर्म में थे, मूचेन को ऐसा लगता, पर सच में उनके हड्डियां वगैरह थी और शायद ये 2nd हॉल मास्टर थे। अब इसे लगता है कि क्या ये सच में जिंदा है। यहाँ पर मूचेन प्रेशर भी फील करता है और ये तुरंत ही अपने ड्रैगन फिनिक्स बॉडी को रिलीज कर देता है। मूचेन इनकी तरफ ध्यान से देखता है और 2nd हॉल मास्टर के फोरहेड पर इसे एक डार्क ब्लडी गैस दिखाई देता है। इन्हें जिसने भी मारा था एक ही अटैक में मार दिया था, और वो भी 1 फिंगर अटैक में। तभी इनके फोरहेड पर वो मार्क था और ये शायद एविल क्लैन का ही कोई रहा होगा। और मूचेन का अंदाजा यही था कि ऐसा पावर शायद डेमन एम्परर के पास था, जो कि हेवनली एम्परर से फाइट के दौरान मारे गए थे। मूचेन इधर अपने को पहले शांत करता है। यहाँ पर ये 2nd हॉल मास्टर से मिलने थोड़ी आया था, ये तो उनके स्पिरिट स्लॉटरिंग ट्रूप को ढूंढ रहा था। तभी तो ये उस एरे को तोड़ पाएगा और मंडेला की एक्चुअल बॉडी को निकाल पाएगा। मूचेन जब ध्यान से देखता है तो आगे में काफी सीढ़ियां बनी हुई थी और वहां पर कुछ लोग हैवी आर्मर में खड़े थे और कम से कम ये 5000 थे। हालांकि इनके चेहरे को देखा नहीं जा सकता, और यही वो आर्मी थी जिसे स्पिरिट स्लॉटरिंग ट्रूप कहा जाता है। ये भी मारी जा चुकी थी, तो पहले इसे स्पिरिट स्लॉटरिंग ट्रूप के स्पिरिट को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आगे कुछ कर सकता है। और मूचेन इनके अंदर से लाइफ डिटेक्ट कर ही नहीं पा रहा था। मूचेन सोचता है यार अब क्या ही करूंगा। तभी एक पीछे से इसको आवाज सुनाई देती है और ये आवाज कहती है क्योंकि इनकी आर्मी को एक ट्रिगर चाहिए एक्टिवेट करने के लिए। मूचेन जब पलट के देखता है तो ये थी सू किंग। सू किंग जब मूचेन को देखती तो कहती है कि नर्वस मत हो, मैं तुमसे फाइट करने नहीं आई हूँ, क्यों ना हम साथ में काम करें। और ये कहती है तुम इस आर्मी को कंट्रोल करना चाहते हो, तुम सच में काफी एम्बिशियस हो, इस आर्मी को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। मूचेन इससे कहता है तुम्हें क्या करना है। अब ये पूछता है वो ट्रिगर क्या चीज है। किंग बताती है कि ये आर्मी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी और बताती है
कि जब सेकेंड हॉल मास्टर मारे गए थे तो इन पूरी आर्मी ने अपना जो स्पिरिट था सेकेंड हॉल मास्टर में भेज दिया था ताकि ये लोग उसे सुरक्षित रख पाए। कहने का मतलब वो जो स्ट्रेंथ है सेकेंड हॉल मास्टर के अंदर वो तुम्हें इन्हें वापस लौटाना पड़ेगा। पर मूचेन को भी मालूम था ये इतना सिंपल नहीं है। सू किंग इन तभी कहती है कि सेकेंड हॉल मास्टर के पास एक फिनिक्स बग था जो कि रेयर स्पिरिचुअल बग माना जाता है, उससे इन्हें रिवाइव किया जा सकता है। फिर भी मूचेन का यही मानना था कि सेकेंड हॉल मास्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सू किंग इन कहती है देखो मेरा टारगेट फिनिक्स बग है, अगर मुझे मिल गया तो मैं ब्लैक मैजिक यूज करके वो जो स्ट्रेंथ है आर्मी को लौटा सकती हूँ, तब तुम्हें आर्मी मिल जाएगा। अब मूचेन भी इसके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। अब सू किंग इन एक एरे की तरफ इशारा करती है और मूचेन से कहती है इस एरे को तोड़ दो। मूचेन इस एरे की तरफ देखता है और यह हैरान रह जाता है क्योंकि इस एरे को यह जानता था। यह एरे वही था जो मूचेन यूज करता है, 9 ड्रैगन डिवोरिंग फेरी एरे, लेकिन ये कंप्लीट फॉर्म में है। मूचेन के पास इसका कंप्लीट फॉर्म नहीं था और हजारों साल बीतने के बाद भी इस एरे के जो स्पिरिचुअल लाइट्स थे, जो सील्स थे, वो अभी भी चमक रहे थे। और मूचेन के हिसाब से अगर कोई बंदा जो कि अर्थली सॉवरेन के अपर लेवल पर हो इसमें फंस जाए तो बाहर नहीं आ सकता। यानी कि एरे सीधा सीधा एंसेस्ट्रल मास्टर के द्वारा बनाया हुआ मिड ग्रेड का एक एरे कहा जा सकता है। सू किंग इन मूचेन को देखती ये शांति से खड़ा है। अब ये कहती क्या करना है। मूचेन भी इससे कहता है तुम्हें क्या लगता है इस एरे को मैं डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा। किंग इन भी कहती है मुझे मालूम है नहीं। इसका भी सीधा सीधा कहना था क्योंकि इस एरे को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है फिलहाल। बस तुम यहाँ पर एक लूप होल ढूंढ लो जिसके अंदर हम प्रवेश करके उस फिनिक्स बग को निकाल सकें। पर मूचेन तभी कहता है लेकिन मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं। सू किंग इन भी स्माइल करती है। अब ये मूचेन को बताती है कि देखो मैं किसी एंशिएंट सेक्ट की डिसाइपल हूं और बहुत समय पहले सेकेंड हॉल मास्टर ने हमारे ही उस क्लैन से उस फिनिक्स बग को लाया था, इसलिए मुझे इसके बारे में काफी पता है। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अगर तुम्हें स्पिरिट स्लॉटरिंग ट्रूप का पावर चाहिए तो तुम्हें इस फिनिक्स बग की जरूरत पड़ेगी। मैं झूठ नहीं बोल रही और इसके लिए तुम्हें मेरे ब्लैक मैजिक पर डिपेंड करना ही पड़ेगा। अब मूचेन कहता है ठीक है। मूचेन इससे कहता है मुझे थोड़ा समय चाहिए एरे में एक होल बनाने के लिए। वैसे ये चाहता तो जल्दी से होल बना सकता था क्योंकि 9 एरे को ये पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा है, पर ये दिखाना चाहता था कि मुझे समय लगेगा। सू किंग इन इधर काफी एक्साइटेड थी क्योंकि अगर इसे फिनिक्स बग मिल गया ये उसे रिफाइन कर लेगी तो ये आराम से अर्थली सॉवरेन में एंटर कर जाएगी। समय बीतता है। 1 घंटे बाद मूचेन अपनी आंखें खोलता है। एक्टिंग इसने काफी अच्छा किया था। किंग इन थोड़ी चिंतित थी कि क्या ये हो पाएगा। मूचेन स्माइल करता और अपने फिंगर से स्पिरिचुअल एनर्जी भेज करके इसमें एक होल बना देता है और ये किंग इन से कहता है कि मैं इस होल को संभालता हूँ, तुम जल्दी से फिनिक्स बग पर ध्यान लगाओ। अब ये किंग इन भी थोड़े से अपने ब्लड एसेंस को बाहर निकालती है और साथ में एक रेड एलिक्सियर को यूज करती है। अब जो सेकेंड हॉल मास्टर के फोरहेड पर वो निशान था वहां पर फ्लक्चुएशन होते हैं और एक बग जो कि काफी छोटा था वहां से बाहर निकल के आता है। ये बग एक डीप स्लीप में था और उस रेड एलिक्सियर पर आकर ये बैठ जाता है और तुरंत ही नींद में भी उसे खाने लगता है। अब ये जैसे ही इस एरे से बाहर निकलने वाली थी मूचेन तभी इससे बोलता है कि मिस सू थोड़ा रुकिए। किंग इन भी कहती है कि ब्रदर मू आप टेंशन मत लो, मैं बाहर आते ही जो मैंने आपसे वादा किया है वही करूंगी। ये काफी रिलैक्स फील कर रही थी और इसे अब मूचेन से डर भी नहीं लगता है क्योंकि इस बग के माध्यम से ये आराम से मूचेन को हरा सकते थे। मूचेन इधर कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी भेजता है और वो जो होल था वही गायब हो जाता है। किंग इन हैरान थी कि तुम इस स्पिरिचुअल एरे को कंट्रोल कर सकते हो। 9 ड्रैगन एरे में यहाँ पर अब फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं। मूचेन ने इसे एक्टिवेट कर दिया था। सू किंग इन को समझ में आ जाता है कि इस मूचेन ने ये पहले एक्टिंग कर रहा था और मूचेन इससे कहता है कि मिस सू क्या आप जल्दी से मेरी हेल्प करेंगी स्लॉटरिंग ट्रूप को हासिल करने में। सू किंग इन ये अंदर से एकदम कांप जाती है। मूचेन जो कि एरे के बाहर खड़ा था उसकी तरफ ये देखती है और कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम इस लेवल तक जा सकते हो। पहले से ही मूचेन से ये सावधान रहती थी, पर ये चीज कि ये बंदा एक एंसेस्ट्रल लेवल के एरे को कंट्रोल कर पाएगा इसे भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। सू किंग इन इधर कहती अरे मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं पक्का करूंगी। अब किंग इन इस बग की तरफ देखती जो कि स्लीप में था। अब इसे जगाना पड़ेगा तो ये थोड़ा डैमेज तो होगा ही। सू किंग इन अब अपने फिंगर में हल्का सा ब्लड लेती है और इसे फिनिक्स बग पर डाल देती है। फिनिक्स बग के ऊपर अब कई सारे एंशिएंट पैटर्न्स बनने लगते हैं और इसमें से एक ब्लडी लाइट बाहर निकलती है और जो स्पिरिट स्लॉटरिंग ट्रूप था उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वहां पर तुरंत ही जो स्लॉटरिंग ट्रूप्स थे वो एक्टिवेट होने लगते। मूचेन तभी कहता है पर मिस सू ये 5000 में से बस 200 ही क्यों जाके हैं।
सू किंग इन का भी चेहरा अब पीला पड़ जाता है। किंग इन क्या कर रही थी कि ये जो बग का एनर्जी था इसे कम ही यूज कर रही थी। और मूचेन भी समझ जाता है, इससे कहता है मिनिमम 2000 स्लॉटरिंग ट्रूप्स को आप एक्टिवेट कर दो, मैं आपको जाने दूंगा। सू किंग इन चिल्ला के कहती है तुम इतने भी कैपेबल नहीं हो कि 2000 स्पिरिट स्लॉटरिंग ट्रूप को कंट्रोल कर लो। और इसे भी मालूम था इतनी एनर्जी अगर ये यूज कर दी तो फिनिक्स बग का जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा। और मूचेन इधर कहता है कि 2000 को मैं कंट्रोल कर लूंगा। सू किंग इनको इधर गुस्सा आता है, पर अब ये कर भी क्या सकती थी। ये फिर से वही ब्लडी रेज ऑफ लाइट फिनिक्स बग पर यूज करती और टोटल 2000 ट्रूप्स को ये एक्टिवेट कर दी थी। मूचेन इसे थैंक्स बोलता है। सू किंग इन कहती है कि तुम कहते तो मैं 5000 भी एक्टिवेट कर देती। मूचेन कहता है मैं 2000 से ज्यादा पचा ही नहीं पाऊंगा। किंग इन का तो यही मानना था कि 2000 भी ये मूचेन कंट्रोल नहीं कर सकता है, और अगर ये 2000 कंट्रोल कर लिया तो ये आराम से अर्थली सॉवरिन से फाइट कर पाएगा। ऐसे जो ट्रूप था इनका अपना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और कॉम्बैट फोर्स थोड़ा कम हो गया था, फिर भी ये काफी थे। अब इधर किंग इन फाइनली इस एरे से बाहर आ जाती, ये अपनी ऑरा को रिलीज करती और मूचेन से कहती है बिना इस एरे के क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। मूचेन भी कहता है मैं मानता हूं कि मैं आपका कोई मैच नहीं हूं फिलहाल, पर किंग इन भी जानती थी कि मूचेन को मारना इतना आसान नहीं है और इसे दुश्मन बनाना तो और भी नहीं। ये फाइनली खुद को शांत करती है और यहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले कहती है कि ज्यादा लालची मत बनना, स्पिरिट स्लॉटरिंग ट्रूप इनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। और यहाँ से फिर निकल जाती है। इधर मूचेन काफी ज्यादा एक्साइटेड था। मूचेन अब यहाँ पर इस 9 ड्रैगन फेरी एरे में एंटर करता है, क्योंकि एरे को यही कंट्रोल कर रहा था तो इसे फर्क पड़ता ही नहीं है। अब ये धीरे धीरे रॉयल स्टोन की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ सोल्जर्स अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर चुके थे तो ये मूचेन की तरफ देखते हैं और एक प्रेशर मूचेन की तरफ पड़ने लगता है। ऐसा लग रहा था बिना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के भी ये अपने सेकंड हॉल मास्टर को गार्ड कर रहे हो। और जो प्रेशर आ रहा था मूचेन पर वो इनका फाइटिंग इंटेंट था। मूचेन अब यहाँ पर जो इसके हाथ में वो कमांडर सील था उससे बाहर निकलता है। स्प्लिट स्लॉटरिंग ट्रूप जो कि अब मूचेन पर अटैक करने ही वाले थे, कमांडर सील से निकलती हुई ऑरा के कारण ये तुरंत ही रुक जाते हैं और मूचेन की तरफ नील डाउन हो जाते हैं। मूचेन काफी अच्छा फील करता है कि कमांडर सील 1000 साल पुराना होने के बावजूद अभी भी काम कर रहा है। पर मूचेन को तभी ख्याल आता है कि मैं इन्हें कंट्रोल तो कर ले रहा हूँ, पर एक्टिवेट कैसे करूंगा। फिलहाल ये सीधा रॉयल थ्रोन पर जाता है और वहां पर बैठ जाता है और अभी ये सोचता है कि वॉर ट्रूप डिस्पैचर को ये लंबे समय से सीख रहा है, अब सही समय है। ये अपनी आंखों को बंद करता है और दोबारा खोलता है और एक अलग तरह की एनर्जी बाहर निकलती है और तुरंत ही ये जो स्पिरिट स्लॉटरिंग ट्रूप थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जो भी ट्रूप्स थे उनके बॉडी से कुछ रेड ऑरा निकलती और एक खून रूपी बादल की तरह इकट्ठा होने लगती है। ये था फाइटिंग इंटेंट इन स्पिरिट स्लॉटरिंग ट्रूप का, पर पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। आज तक मूचेन ने जितने भी फाइटिंग स्पिरिट देखे थे ये उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब इन फाइटिंग इंटेंट को यह फाइटिंग स्पिरिट में बदलने को देखता है। मूचेन अब बैटल रून्स बनाना शुरू करता है। बैटल रून्स बनते बनते लाख पर पहुंच जाते हैं, पर अभी भी यहाँ पर मूचेन रुकता नहीं है। 1 लाख बैटल रून्स मतलब ये अभी भी सामने वाले फाइटिंग स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर सकता था। एटलीस्ट इसे 10 लाख के आसपास पहुंचना ही पड़ेगा। हालांकि ये ट्रूप भी डैमेज है तो कम से कम शायद 6-7 लाख तक कम हो जाए। बैटल रून्स मूचेन लगातार कंडेंस करते रहता है। इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 5 लाख तक पहुंच जाती है। समय के साथ इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 5,60,000 और मूचेन का चेहरा इधर पीला पड़ चुका था। पर मूचेन अभी भी गिव अप नहीं करना चाहता था। दांतों को पीसता है और इसे बढ़ाते बढ़ाते 6 लाख तक पहुंचा देता है। और बैटल रून्स वो जो हैवी ब्लडी क्लाउड्स बना था उस पर मर्ज होना शुरू हो जाता है। मूचेन का माइंड पावर अब उन ब्लडी क्लाउड में मिक्स होने लगता है और यहाँ पर उसे कुछ पास्ट मेमोरीज इन ट्रूप्स की दिखाई देती है, प्रीमोर्डियल टाइम की, एक ब्लडी बैटल। और इसे देखकर ये भी एक बार को दहल जाता है कि जब ये लोग जिंदा थे तो क्या ही पावरफुल थे। और ये देखता है कि एक बैटल के दौरान ये स्लॉटरिंग ट्रूप एक अर्थली लेवल के सॉवरिन को एवे ही मार देते हैं और ये भी अभी भी मूचेन के पावर को रेजिस्ट कर रहे थे। तो मूचेन भी अंदर से पेन फील करता है। एक तरह से ये इल्यूजन था जो कि मूचेन की बॉडी में इसे दिखाई देता है। समय के साथ ये इस फाइटिंग इंटेंट के साथ सामंजस्य बैठाने लगता है। अगर ये इस दर्द को बर्दाश्त कर लिया तो ये आर्मी को कंट्रोल कर सकता था। लगातार इसे कई सारे ऐसे बैटल दिखाए जाते हैं और 8 बार टोटल ये एक ही बैटल को देखता है। मूचेन का माइंड पावर धीरे धीरे शांत होने लगता है। हालांकि जो इसके माइंड में पेन था वो इसकी बॉडी में भी एक तरह से फैल चुका था, लेकिन समय के साथ एक सब्टल कनेक्शन ये स्लॉटरिंग ट्रूप और अपने माइंड पावर के बीच में पाता है और उसके बाद फिर से इसका माइंड पावर अपने आप बढ़ने लगता है और बैटल रून्स कंडेंस कर लेता है ये 7,50,000।
इसे खुद नहीं समझ में आता है कि ऐसा कैसे हो गया। कुछ मिनट में ही इसने 1.5 लाख के आसपास और भी ज़्यादा बैटल रून्स बना लिए थे, और इतना बनाने में कम से कम 6 महीने तो जाता ही था अगर बंदा कल्टीवेट करे तो। अंदर से अभी काफ़ी सेटिस्फाइड था इस आर्मी को जो इसने कंट्रोल कर लिया था। अब ये कमांडर सील को बाहर निकाला ही हुआ था और सोचता है कि इसके अंदर आर्मी को मैं डाल लेता हूँ, मतलब वो लाइट बंद करके इस कमांडर सील के अंदर एंटर कर सकते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो एंटर कर रहे थे तो एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है। शायद जो ट्रूप्स थे ये अपने लॉर्ड को यानी सेकंड हॉल मास्टर को छोड़ के अभी भी नहीं जाना चाहते थे। मू चेन अब सेकंड हॉल मास्टर की तरफ देखता है, ये इन्हें रेस्पेक्ट देता है और इनसे कहता है कि एल्डर स्पिरिट स्लॉटरिंग ट्रूप का जो ग्लोरी है यहीं पर ऐसे धूल में नहीं जमना चाहिए। मैंने लीड करना चाहता हूँ एविल क्लैन से फाइट करने में। उम्मीद है कि एल्डर मेरी ये विश पूरी कर सकते हैं। और मू चेन यहाँ पर फील करता है कि एक इल्यूजन ही था, पर सेकेंड हॉल मास्टर मानो तैयार हो जाते हैं। इधर जो स्लॉटरिंग ट्रूप था सेकेंड हॉल मास्टर को नील डाउन करते हैं और मू चेन के साथ फिर यहाँ से निकल जाते हैं। और मू चेन अब इधर मंडेला की बॉडी को निकालने के लिए आगे निकल जाता है। इधर ये फर्स्ट हॉल के जरा बढ़ रहा था और मन में काफ़ी चिंता भी थी कि वो सेंट डेमन किंग मंडेला को मारने के लिए पक्का है कि अपने लोगों को भेजा होगा कि उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। पर इस बार इसे 2 घंटे लग जाते हैं। पर मंडेला का जो एक्चुअल बॉडी फॉर्म था जहाँ इसने पहले देखा था यानी वो एरिया इसे मिलता नहीं है। ये सोचने लगता है यार ये मुझे शंका हो रहा है क्या, मैं अभी तो कुछ समय पहले वहाँ गया था, अब मुझे क्यों फर्स्ट हॉल नहीं मिल रहा है, क्या पता वो इल्यूजन ही रहा हो। अब यहाँ पर एक सीट था फर्स्ट हॉल के आसपास, ये उसमें कूद जाता है और जब ये नीचे जाता है तो फर्स्ट हॉल इसे समुद्र के नीचे दिखाई देता है। मतलब जो पहले था वो बस एक इल्यूजन था, असली फर्स्ट हॉल समुद्र के नीचे है। अब यहाँ पर हॉल में ये एंटर करता है। अंदर जाते ही इसे मंडेला फ्लावर की खुशबू भी आ जाती है। सामने में एक स्टोन डोर था, पर उसके पहले मू चेन को यहाँ पर 2 लोग दिखाई देते हैं। पहला था गरुड़ा। मू चेन भी सोचने लगता है यार ये गरुड़ा ये यहाँ पर क्या कर रहा है। गरुड़ा भी इसे देखकर स्माइल करता है कि लगता है दुश्मन हमेशा मिल ही जाते हैं। गरुड़ा को भी पता था क्योंकि इसके जो लॉर्ड थे सेंट डेमन किंग उन्होंने शायद मंडेला के बारे में बताया था। गरुड़ा एक विकेड स्माइल मू चेन को देता है। अब मू चेन की नज़र गरुड़ा के बगल में खड़े दूसरे बंदे पर जाती है। ये बंदा थोड़ा ओल्ड दिख रहा था। अब गरुड़ा मू चेन से कहता है यार वैसे तो मैं तुम्हें हेड ऑन फाइट करना चाहता था, पर शायद ये भी अपॉर्चुनिटी मुझे ना मिले, क्योंकि ये जो एक ओल्ड मैन खड़े थे ये थे एल्डर जुवो, जिन्हें के खास पैलेस मास्टर सेंट डेमन किंग ने भेजा है। और ये सेंट डेमन पैलेस के एक एल्डर भी हैं और ये आराम से एल्डर अर्थली सॉवरिन लेवल पर होंगे। पर मू चेन सोचता है यार ऐसा कहा गया था कि एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस में कोई भी अर्थली सॉवरिन बंदा एंटर नहीं कर सकता है, ये कैसे किया। मू चेन को ऐसे देखकर गरुड़ा स्माइल करता है कि तुम्हें भी शौक लगा ना, हमने काफी बड़ा रिस्क लिया है। एल्डर जुवो यहाँ पर अपना पावर तो यूज कर लेंगे, पर उसके बाद इन्हें कम से कम 10-20 साल लगेंगे उस लेवल तक दोबारा जाने में। मू चेन अब समझ जाता है यार ये सेंट डेमन किंग क्या ये हरामी मानुस है कि मंडेला की रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसने एक अर्थली सॉवरिन को यहाँ पर भेज दिया है। पर एक बात और था, मू चेन ये भी समझ जाता है कि ये जो एल्डर यहाँ पर आया है ये अंदर आने में भी इसका पावर लेवल डैमेज हुआ है। और मू चेन के हिसाब से ये बंदा सेमी डिसेबल्ड लोअर अर्थली सॉवरिन लेवल पर था, हाफ अर्थली सॉवरिन भी जिसे हम कह सकते हैं। तो भाई ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो।